वंदे मातरम। अब हम आज इसके पहले वाली वीडियो में हमने बताया था कि अब हम इमेजराइजिंग ग्रोथ के बारे में बताने वाले हैं। दिस इज़ द टॉपिक ऑफ इमेजराइजिंग ग्रोथ। हम इसके बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। संतापी समृद्धि जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम देखते हैं। तो इमेजराइजिंग ग्रोथ क्या है, जिसे हम संतापी समृद्धि बोलते हैं। होता क्या है, आप एक बार पहले सुन लीजिए थोड़ा सा। एक बार लैटिन अमेरिका में एक प्रेविस करके अर्थशास्त्री है, प्रेविस करके, ठीक है। तो वहाँ पे एक चीज़ उन्होंने अध्ययन किया, वहीं के थे तो, ठीक है। उन्होंने अध्ययन किया कि जो इसे मान लीजिए कि आप बताया ये गया है कि जो देश जिसमें कुशल हो, मतलब कि बढ़िया हो, तो उस देश को उसमें क्या करना चाहिए। जैसे लगता है कुशल हो मतलब कि लागत उसको बनाने में सस्ती आ रही है किसी वस्तु की, तो उसे क्या करना चाहिए, उसको अधिक मात्रा में बनाना चाहिए। और जिसमें ज़्यादा लागत आ रही है उसको नहीं बनाना चाहिए, बनाना ही नहीं चाहिए, और इसको इक्वल बनाना चाहिए। और फिर इसको क्या करना चाहिए, एक्सपोर्ट करना चाहिए, और एक्सपोर्ट करना चाहिए। और उसके बदले हमें क्या करना चाहिए, इंपोर्ट करना चाहिए, जो हमारे लिए बनाना महंगा हो, और जो अर्थात जो विदेशी देशों में सस्ता है। समझ में आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है रिकार्डो का। लेकिन वहाँ पे हानि होने लगी, लैटिन अमेरिका में क्रैश करने लगी इकोनॉमी, पूरी ख़त्म। तब इन्होंने कहा कि भैया हम तो रिकार्डो के हिसाब से चल रहे हैं। जो डेविड रिकार्डो तुलनात्मक अध्ययन बताते हैं, तुलनात्मक अध्ययन, कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी ऑफ ट्रेड, तो उसमें तो ये काम ही नहीं कर रहा है। हम उसी के हिसाब से व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन फिर भी नहीं हो रहा है। ये बैकग्राउंड हम बता रहे हैं, कहीं मिलेगा नहीं आपको। तो ये बैकग्राउंड, तो बात ये थी, जब प्रेविस ने इसको इन सारी चीज़ों को एनालाइज किया, तो उन्होंने फिर खोजना प्रयास, चूँकि अर्थशास्त्री थे तो आप जानते हैं, उन्होंने खोजने का प्रयास किया, इसको रिसर्च किया, बार बार छानबीन किया। तब उन्हें पता चला कि नहीं, ये जो नियम है कंपैरेटिव एडवांटेज का, एक कुछ ऐसी चीज़ें हैं, एक्सेप्शन है कि हर जगह पे लागू नहीं होता, कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पे लागू नहीं होता। तब उन्होंने बताया कि ये विकासशील देश में उतना इफेक्टिव नहीं है, काम नहीं करेगा, क्रैश कर सकता है वहाँ की इकोनॉमी को। क्यों क्रैश कर सकता है? क्योंकि जब विकासशील देश होता है ना, आप इतना समझ लें कि टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है, टेक्नोलॉजी का अभाव रहता है। कृषि प्रधान देश होता है, जो जिसकी इकोनॉमी कम होती है, तो कृषि प्रधान देश होता है। उसके बाद अर्थात रॉ मटेरियल केवल प्रोवाइड करता है। उसके अलावा क्या होता है, टेक्नोलॉजी की कमी होती है, प्रति व्यक्ति आय कम होता है। अब मान लीजिए वो प्रचुर मात्रा में कृषि संबंधित या प्राइमरी सेक्टर से संबंधित चीज़ों का उत्पादन कर रहा है, खनन हो, कृषि हो, खनिज पदार्थ इत्यादि, तो उसका मान लीजिए वो निकाल के और बेच रहा है, और उसके बदले उसी को इंडस्ट्री में प्रोसेस करके आपको फिर वापस दे दिया जा रहा है। अर्थात उसी को आप सस्ते में बेच रहे हैं, महंगे में खरीद रहे हैं। भले ही आपको सस्ता पड़ रहा है, वैसे माइनिंग कर रहे हैं और फिर आप बेच दे रहे हैं, तो सस्ता पड़ रहा है आपको, तो आप तो बेच दे रहे हैं, लेकिन उसके बदले जो तैयार गुड्स को ले रहे हैं। नहीं तो रिकार्डो के हिसाब से काम चल रहा है, क्योंकि अगर आप इंडस्ट्री वाला काम करते, जैसे मान लीजिए अगर उसी को आप, अर्थात जो गेहूँ है, एकदम बेसिक समझा रहे हैं, मान लीजिए कोई देश जो है विकासशील है, वो गेहूँ बना रहा है, और फिर अगर मान लीजिए उसे ब्रेड खाना है, तो भैया गेहूँ से तो सीधे गेहूँ तो खाएगा नहीं, ब्रेड खाना है मान लीजिए, तो उसके लिए मशीन लगाना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, देन ब्रेड आएगा। तो सस्ता क्या पड़ेगा उसको, या तो मशीन लगा के ब्रेड बनाए, या तो ये बनाए, आटा केवल गेहूँ तैयार करके बेच दे। तो क्या करेगा, ध्यान दीजिए, क्या करेगा वो, गेहूँ तैयार कर। अब मान लीजिए रिकार्डो के हिसाब से क्या करना चाहिए, गेहूँ तैयार करके बेच देना चाहिए, तो गेहूँ तैयार करके बेच दे, फिर बदले में ब्रेड खरीद रहा भैया, क्योंकि उसको यहाँ पे बनाना महंगा पड़ता, इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा करना पड़ता। देन अगर मान लीजिए बाई चांस इधर जनसंख्या ऐसी चीज़ है जो बढ़ेगी, जनसंख्या बढ़ेगी, जनसंख्या भी तो बढ़ रही है, लेकिन जब आप मांग करने लगेंगे, चूंकि आप बेच रहे हैं तो पैसा कम मिल रहा है, या ध्यान दीजिएगा, बेच रहे हैं तो पैसा क्या हो रहा है, कृषि पर चीज़ों का कम मिल रहा है, लेकिन जब खरीद रहे हैं तो क्या हो रहा है, ज़्यादा का खरीद रहे हैं, ज़्यादा पैसे। तो इससे इकोनॉमी क्रैश करती है। इसीलिए जो कंपैरेटिव एडवांटेज थियरी है वो हर जगह लागू नहीं होता है, खास करके विकासशील देशों में। अब इसी चीज़ पे एक चीज़ और है, इसको कॉन्सेप्चुअलाइज किया, अर्थात उन्होंने, आप बोले कि तो साइंटिफिक तरीके से प्रूफ किया, दैट इज़ जगदीश भगवती। और इसीलिए हम जगदीश, देखिए बैकग्राउंड देना जरूरी था, क्योंकि वैसे समझ में नहीं आता, और वो सारी चीज़ें कहीं हैं भी नहीं, बहुत जो आपको रिसर्च किताब में नहीं है, रिसर्च करके पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा प्रेविस के बारे में, तो उसके बाद आपको मिलता, ठीक है। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, कुछ अर्थशास्त्री विदेशी व्यापार को आर्थिक समृद्धि के विकल्प के रूप में प्रस्तुत करते हैं।
परंतु कुछ अर्थशास्त्री ऐसे भी हैं जो विदेशी व्यापार आर्थिक समृद्धि के प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ ऐसे मानते हैं कि क्या मानता है, प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न कर सकता है क्या, विदेशी व्यापार। तो ये हमें जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वास्तव में अभी हमने बताया है कि अल्प विकसित देशों में ऐसा हो नहीं सकता। तो आप इसे समझें। यहाँ भी चलिए, विदेशी व्यापार आर्थिक समृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव करता है, इसके लिए क्या है, देखिए जगदीश भगवती बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इस सारी चीज़ों को बताने में। जगदीश भगवती को देखिए, पिकासो, अब यहाँ से देखिए, इसके पहले वाले वीडियो में अगर आप देखे होंगे ना, तो एक चीज़ हमने बताया होगा कि आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी या आउटवर्ड स्ट्रेटजी, इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया है आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, और एक है इनवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, या हम बोल सकते हैं जो इनवर्ड होता है ना, इसे हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। यहाँ पे लिखा होगा इनवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसको हम आयात प्रतिस्थापन की नीति बोलते हैं, ठीक है। इंपोर्ट नीति या आयात प्रतिस्थापन की नीति बोलते हैं। दूसरा है कि निर्यात प्रोत्साहन की नीति अर्थात आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी। दो प्रकार के डेवलपमेंट की स्ट्रेटजी होती है, या तो आउटवर्ड ओरिएंटेड हो सकती है या तो इनवर्ड ओरिएंटेड स्ट्रेटजी हो सकती है। आउटवर्ड इसी को हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड स्ट्रेटजी भी बोलते हैं। तो आप इसे ध्यान दीजिए, क्योंकि हम पिछली वाली वीडियो में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ही बताया था, तो आपको समझ में आ रहा है कि मतलब ये क्या है। तो ये एक्सपोर्ट ओरिएंटेड जो हमने पिछली वीडियो में बताया वही है आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, निर्यात प्रोत्साहन की नीति। और ये जो अंतर्मुखी विकास रणनीति अर्थात इनवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, इसे हम आयात प्रतिस्थापन की नीति भी बोलते हैं, या आप बोल सकते हैं कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, डेवलपमेंट पॉलिसी। तो आप इन सारी चीज़ों को आप जरूर देखिएगा, ठीक है। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ समझ में आ रही हैं। अब जाके जगदीश भगवती ने इसे प्रूफ किया कि किस प्रकार से ये क्या हो सकता है, अर्थात जो आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है ना, वो सबके लिए बढ़िया नहीं है, अर्थात निर्यात प्रतिस्थापन नीति, ये सबके लिए, या निर्यात प्रोत्साहन की नीति या आउटवर्ड ओरिएंटेड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी सबके लिए बढ़िया नहीं है, काम नहीं करता है। और जो आयात प्रतिस्थापन की नीति है ना, ये भी सबके लिए काम जरूरी भी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है कि सबको लाभ दे। तो दोनों में अंतर है, लेकिन दिक्कत ये है कि दोनों कहाँ पे यूज करें हम, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इन्होंने क्या बताया, देखिए यहाँ पे इसको हम हिसाब से देखें। अगर मान लीजिए पिछली वाली वीडियो में देखिए, बस उसी प्रकार से है, उस पिछली वाली वीडियो अगर देखे होंगे तो साफ साफ समझ में आएगा। जस्ट पिछले वाली वीडियो आप एक प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अगर नहीं देखें तो इमेजराइजिंग ग्रोथ, इसे हम संतापी समृद्धि बोलते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई देश है, तो वो तो इतना कर रहा है, वो जानता है कि हमें विदेशी व्यापार करना चाहिए। विदेशी व्यापार क्यों करना चाहिए, पिछली वाली वीडियो में बताया कि विदेशी क्यों करना चाहिए। तो इसलिए करना चाहिए कि आपको, जैसे मान लीजिए यहाँ पे पीपीसी है, अब यहाँ पे विदेशी व्यापार का है, तो अगर आप जैसे मान लीजिए अगर विदेशी व्यापार कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, उपयोगिता मिल रहा है, आपको कल्याण मिल रहा है, बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है, यूटिलिटी ज़्यादा मिल रही है। उसी को अगर विदेशी व्यापार नहीं करते, घरेलू स्तर पे करने का प्रयास करते, तो आपको क्या करना पड़ता, पीपीसी को आगे लेके जाना पड़ता। दैट इज़ वेरी वेरी कॉस्टली, बहुत ज़्यादा पैसा लगता, आपको इन्वेस्टमेंट करना पड़ता, आपको साधनों में व्यय करना पड़ता, उसके अलावा आपको पूंजी को विकास करना पड़ता, टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट तो बहुत करना पड़ता, तब जाके होता है। अगर आप केवल विदेशी व्यापार करें तो आपको इतना लाभ हो रहा है, ठीक है। तो इतना इंपॉर्टेंट है कि उसी पीपीसी पे आप क्या कर रहे हैं, विदेशी व्यापार करके बहुत ज़्यादा लाभ कमा रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि अगर मान लीजिए ऐसा हो कि आपने तो एक्सपेक्ट कर लिया भैया कि हमारा जो एक पीपीसी ये वाला है, इसके हिसाब से व्यापार नीति, और एक पीपीसी ये वाला है, इसके हिसाब से व्यापार नीति कितना होना चाहिए, ये वाला होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, ये वाला होना चाहिए, ठीक है। लेकिन एक्सपेक्ट मान लीजिए दूसरे वाले पे हम देखेंगे। मान लीजिए कि आप तो कह रहे हैं कि टर्म्स ऑफ ट्रेड ऐसे है विदेश में, जो T- और T- ए वाला है, विदेश व्यापार की प्राइस है, तो आपको क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, अर्थात जब भी व्यापार करेंगे तो आपको क्या होगा, वेलफेयर बढ़ेगा। लेकिन अगर ऐसा होने लगे कि जस्ट भविष्य में अर्थात लॉन्ग रन में यही व्यापार प्रतिकूल हो जाए, तब वही विदेशी व्यापार जो आपको लाभ दे रहा है, आप कह रहे हैं हम व्यापार करेंगे, हमको लाभ हो रहा है, इससे हमें बहुत सशक्तिकरण मिलेगा, पैसा मिलेगा, हमें नया उत्पादन शक्ति के विस्तार की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर किसी वजह से, कई कारण अभी बताएंगे क्या कारण है, तो अगर मान लीजिए कि यही जो
टर्म्स ऑफ ट्रेड है, जो टर्म्स ऑफ ट्रेड या विदेशी व्यापार का रेखा है, यहाँ पे ये वाला टर्म्स ऑफ ट्रेड जो नहीं है रेखा, ये वाला अगर प्रतिकूल हो जाए लॉन्ग रन में, तब ये घरेलू व्यापार की तरफ अगर झुक जाए तब क्या करेंगे, अर्थात तो धीरे धीरे वो घरेलू कीमत के समान होने लगे तब क्या करेंगे, तब तो प्रतिकूल हो जाएगा, तब तो आपका कोई लाभ का मतलब ही नहीं। अगर आपने जितना भी प्रयास किया वो सब किसके लिए था, तब विदेशी व्यापार के लिए था, वो सारा आपका लाभ ले गया। आप स्पेशलाइजेशन किए, आप उस चीज़ को बाहर बेच रहे हैं, मतलब आप स्पेशलाइजेशन भी किया, आप अपने वस्तु को बाहर, लेकिन क्या हो रहा है, आपकी वस्तु सस्ती हो जा रही है और सस्ती होती जा रही है। विदेशी व्यापार में जितना पहले घरेलू में था उससे भी सस्ती हो गई, तो क्या होगा, हानि हो रही है ना। विदेशी व्यापार क्या घातक हो रहा है ऐसे देशों के लिए, विदेशी व्यापार क्या है घातक सिद्ध होगा कि नहीं होगा, ये भी देखना जरूरी है, हमें लॉन्ग रन में सोचना जरूरी है। यहाँ पे देखिए पीपीसी में, यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है आपको, एक पीपीसी है A-A और दूसरा पीपीसी है A1-A1। तो ए वाले जो पीपीसी है ना, इसके हिसाब से अगर व्यापार करते तो सी वक्र पे जाते, सी वक्र पे, और दूसरे अगर पीपीसी के हिसाब से अगर व्यापार करते हैं तो आपको इस वाले वक्र पे, इसे हम मान लेते हैं क्यू, इस वाले ऑफर का इंडिफरेंस कर पे जाते, कम्युनिटी इंडिफरेंस कर पे। लेकिन होता क्या है कि भविष्य में या लॉन्ग रन में यही जो विदेशी टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या हो रहा है, प्रतिकूल हो गया, यहाँ पे प्रतिकूल हो गया। अब प्रतिकूल होने का क्या प्रभाव पड़ा है, क्या प्रभाव पड़ा है कि केवल जब साधन की मात्रा हमारे पास केवल इतनी थी और केवल इतना उत्पादन करते थे, इतना वाई और एक्स का, तो इससे से हमारे विदेशी व्यापार से कितना मिलता था लाभ, इतना मिलता था, इतना ज़्यादा। लेकिन वही हमने साधन भी बढ़ाया है, वस्तु की उत्पादन मात्रा भी बढ़ाई है, इतना ज़्यादा हम उत्पादन भी कर रहे हैं, उत्पादन इतना एक्सेस उत्पादन भी है, और हम व्यापार भी कर रहे हैं, साधनों का स्तर बनाया, टेक्नोलॉजी बढ़ाया। लेकिन बाद में होता क्या, हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि यहाँ पे होना चाहिए, मतलब इस शॉर्ट रन में तो यहाँ पे है, लेकिन लॉन्ग रन जैसे होता है विदेशी व्यापार का जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है, अर्थात फॉरेन का टर्म्स ऑफ ट्रेड, वो क्या हो जा रहा है, नीचे चला जा रहा है। मतलब जो पहला वाला है, अर्थात जो पहला वाला हमारे पास ये विदेशी व्यापार, जो पहला वाला विदेशी व्यापार है ना, ये वाला सी वाला, देखिए सी वाला, ये पहला वाला जो विदेशी व्यापार है, उससे विदेशी व्यापार करते अगर पहले वाले बीपीसी पे, तो हमें इतना कल्याण मिलता। लेकिन हद तो तब हो गई जब दूसरा वाला हमने साधन भी लगाया, तकनीक भी लगाई, सब साधनों पे ज़्यादा व्यय किया, पीपीसी आगे भी बढ़ा, मतलब साधन प्रयोग करने से उस समय व्यापार और पीपीसी भी आगे बढ़ा, सब कुछ हुआ, विदेशी व्यापार भी कर रहे हैं। लेकिन अब हद क्या है कि जो पहले वाला जो हमारे पास पीपीसी था और उस पर विदेशी व्यापार है, उससे भी कम हमें लाभ हो रहा है। हमें होना चाहिए यहाँ पे, लेकिन हमें हो कितना रहा है यहाँ, मतलब सीधे गिरावट। पहले वाले पीपीसी पे अगर विदेशी व्यापार करते हैं उससे भी कम हमें हानि हो रही है, उससे भी कम हमें लाभ हो रहा है, लाभ हो ही नहीं रहा, हानि हो रही है, घाटा। इसका मतलब क्या है कि लॉन्ग रन में जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो क्या है, प्रतिकूल है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लॉन्ग रन में टर्म्स ऑफ ट्रेड प्रतिकूल। इन सारी चीज़ को आपको देखना होगा, वैसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। इस पर देखिए, इसको जब आप उसको देखेंगे ना सर, तो सब समझ में आ जाएगा। क्योंकि एक स्थिति ऐसी थी, एक स्थिति कैसी थी कि यहाँ पे होता था व्यापार, यहाँ पे। अब होता क्या है कि जब दूसरी पीपीसी ये वाली आई तो क्या हो रहा है, ये वाला है, ये वाली स्थिति है। अब यहाँ पे अगर विदेशी व्यापार होता तो यहाँ पे होता टर्म्स ऑफ ट्रेड और फिर यहाँ पे डिफरेंस कर होता है, कम्युनिटी डिफरेंस। लेकिन जैसे ही लॉन्ग रन में यहाँ पे लॉन्ग रन में विदेशी व्यापार प्रतिकूल हो रहा है ना, बस यहाँ से सीधे गिर के क्या हो रहा है, यही जो टर्म्स ऑफ ट्रेड है वो गिर के यहाँ पर आ जा रहा है, अर्थात ये वाला। यहाँ पे आपको केवल यूटिलिटी कितना मिल रही है, CI1-, अर्थात जो CI1 से भी कम है। दैट्स वाई किसके लिए होता है, जो वह देश होता है जो विकासशील देश होते हैं या अविकसित देश होते हैं, उसके लिए। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, जगदीश भगवती ने बताया, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, अपनी स्थिति को मजबूत करना चाहिए। हमें अपनी मशीनरी पहले बैठाना चाहिए, अभी विदेशी व्यापार पे ध्यान नहीं देना चाहिए, पहले अपनी स्थिति को मजबूत करें। विदेशी व्यापार की जरूरत ही नहीं है अभी, भले ही हानि हो रही है, पहले अपनी स्थिति को मजबूत करें, इंडस्ट्री लगा लें, इंडस्ट्री ओरिएंटेड हो जाए, सर्विस सेक्टर का खूब बढ़िया विकास कर ले, देन तब जाके एक्सपोर्ट वाला, अर्थात जो आउटवर्ड स्ट्रेटजी है, आउटवर्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, उसको आप अपनाएं, तब हमें लाभ होगा। बात ये अगर इसके एप्लीकेशन की करें तो जो अपना, अर्थात जो भारतीय अर्थव्यवस्था की बात है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था जब अंग्रेज छोड़ के गए थे, आप ज़रूर समझिए, क्योंकि एप्लीकेशन है जो हम बता रहे हैं। जब अंग्रेज छोड़ के गए थे ना, तो उस समय भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा बहुत ख़राब थी।
दशा बहुत ख़राब थी, मतलब कि कुछ था ही नहीं सर, कुछ भी नहीं था, भूखमरी थी। 1921 में देखिए पॉपुलेशन 0, मतलब कि घटा है, माइनस में उसकी वृद्धि दर हमें देखें 1921। तो आप इन सारी चीज़ों को समझ सकते हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में सबसे पहले क्या था, मतलब विकास ही नहीं था कुछ, वैसे ही छोड़ के गए थे, भूखमरे छोड़ के सब रिसोर्सेस लेके चले गए थे। लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था में दिग्गज नेता थे, देश के लिए सोचने वाले, जैसे मान लीजिए राम मनोहर लोहिया थे, वो तो एक महान व्यक्तित्व, अर्थशास्त्री, एक बहुत ही भीमराव अम्बेडकर के जी के बारे में देख लीजिए। और उसके अलावा आप एक और हैं जिसे हम कभी भूल ही नहीं सकते। अब यहाँ पे देख लीजिए कई लोग, मतलब कि अब अनगिनत लोग जिन्होंने योगदान दिया, कई नेता। सरदार वल्लभ भाई पटेल को तो भूल ही नहीं सकते आप, क्योंकि बहुत लंबी कहानी है, उसको तो अभी डिस्कस नहीं करेंगे। तो ये ऐसे महान लोग थे जिन्होंने अपने योगदान दे के अर्थव्यवस्था को, बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह ने उसको और पुश किया। तो ये बहुत बड़ा योगदान है। तब जब तब होता क्या है, तब इम्पोर्ट, देखिए अभी तक क्या था, इनवर्ड था, इनवर्ड डेवलपमेंट स्ट्रेटजी पे हम लोग काम कर रहे थे। और 1980 तक, 1980 तक अगर आप इंडस्ट्रियल पॉलिसी देखें 1918 की, तो वहाँ से आपको धीरे धीरे एक्सपोर्ट ओरिएंटेड दिखाई दिया। क्यों दिखाई दिया? क्योंकि तब तक हम लोग 1980 तक हम धीरे धीरे विकसित होने लगे थे। मतलब विकसित होने लगे, मतलब विकासशील की तरफ और आगे बढ़े, अविकसित से विकासशील की तरफ हम बढ़ गए थे। इंडस्ट्री हो गई थी, सारी चीज़ें अब तो और ज़्यादा बढ़ती ही जा रही हैं, तो बहुत सारी चीज़ें विकसित हो गई थी। तो धीरे धीरे विकास होने लगा। अब तब लगा कि अब नहीं, विदेशी व्यापार करना जब लाभ होगा, तब जाके 1918 के बाद से धीरे धीरे नॉर्मलाइज किया गया, उदारीकरण की नीति को अपनाया गया। लेकिन 1991 में एकदम ओपन पॉलिसी, नया एक ही साथ आप बोलें तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी भी आई, नया 3 LPG फार्मूला आया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और फिर प्राइवेटाइजेशन, पूरा फार्मूला चला। सारी कई पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी सब चेंज हो गई 1991 से। तो मजबूरी है, तो सबसे पहले अपना विकसित करना है अपना देश, और देन हमें जाके एक्सपोर्ट ओरिएंटेड को अपनाना है। अब व्यापार शर्त प्रतिकूल होने के कारण क्या है, विकासशील एवं अर्धविकसित देशों के लिए व्यापार शर्त प्रतिकूल होने के लिए निम्नलिखित कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। जनसंख्या के आकार एवं उसमें वृद्धि, ठीक है, आयातों पर निर्भरता, मतलब आयातों पे आप निर्भरता कैसे कि आयात पर निर्भर हैं, और आयात पर निर्भर है तो मान लीजिए अगर उसके आयात की मांग बढ़ेगी तो क्या करे, फलस्वरूप अपने प्राइस को बढ़ाएगा। प्राइस को बढ़ाएगा तो इसका मतलब जो जितना सस्ता आप में था उससे भी, मतलब कि एक वक्त था कि आप में महंगा था इसलिए विदेश से ले रहे हैं, लेकिन जब उसकी चीज़ों का आप आयात करने लगे, उसकी डिमांड बढ़ गई तो क्या होगा, वो और महंगा हो जाएगा। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आयात एवं निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति कैसी है, नेचर कैसी है, लग्जरी गुड्स है या प्राइमरी गुड्स है, भी देखना होगा। पिछड़ी तकनीक, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी होने के कारण उसे खरीदना ही पड़ता है। दैट्स वाई व्यापार शर्त प्रतिकूल होता है। ऊंची लागत अनुपात, हाई कॉस्ट रेशियो, रूढ़िवादी प्रकृति, लैक ऑफ एडाप्टेबिलिटी, मतलब कि जब कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है ना, तो यहाँ की मतलब फितरत होती है, मतलब कि जो लो डेवलपमेंट कंट्री होते हैं कि जो अपने रूढ़िवादी जो भी सारे परंपरा है ना, उसको मतलब कि वो बनाए रखना चाहते हैं, उसको छोड़ना नहीं चाहते, रूढ़िवादी चीज़ों को छोड़ना नहीं चाहते। जैसे जब फ़ोन वगैरह आया था या बहुत सारी जब टेक्नोलॉजी आई थी ना, तो यहाँ पे बहुत विरोध हुआ था, बाद में धीरे धीरे अडॉप्ट किया गया, बहुत टाइम लगा अडॉप्ट करने में। जब राजीव गांधी ने एक ही बार से रोजगार योजना चालू किया, तब से हमें उम्मीद है कि आप लोगों को सारी चीज़ें हमने कनेक्ट करके बताई है तो ज़रूर समझ में आएगा। पूरा एप्लीकेशन हमने बताया, पूरा का पूरा एप्लीकेशन जो जगदीश भगवती का था, ठीक है। तो चलिए अब आप इसका संतापी समृद्धि की अवधारणा का पूरा आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। चलिए, हमें उम्मीद है सर कि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं ना, तो एक बार आप ज़रूर एक काम करिए कि आप इसको लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक है। और उसके अलावा आप कोशिश करिए कि मतलब आप कमेंट भी करिए जो नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन सब्सक्राइबर बढ़ाइए ताकि हम लोग फिर टेलीग्राम पे जुड़ें, और फिर टेलीग्राम पे हम लोग सारे कंटेंट को भेजेंगे, चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो, मतलब किसी भी सब्जेक्ट, मतलब इकोनॉमी के किसी भी ग्रुप का हो। अभी तो इकोनॉमी ही, देन हम नेक्स्ट सब्जेक्ट को देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ रही होंगी। वंदे मातरम, जय हिंद।